नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले सेशन में हमने बच्चन की आत्मकथा खंड 4 पर व्याख्यान दी थी और बताना चाहेंगे कि आज भी हम बच्चन की आत्मकथा खंड 4 पर ही बात करेंगे। ये दूसरा भाग है खंड 4 पर और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में। तो आइए इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और बच्चन की आत्मकथा पर और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इन्हीं के माध्यम से। तो डॉक्टर ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मित्रों, आज हम बच्चन की आत्मकथा के चौथे खंड 10 द्वार से सोपान तक के विषय में बातचीत करेंगे। इससे पूर्व हमने देखा था कि बच्चन जी ने अपनी पहली की तीनों आत्मकथाओं में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, इसमें अपने उस समय तक के जीवन वृत्त को समेटने का प्रयास किया है जब श्यामा जी की मृत्यु के पश्चात तेजी जी से उनका पुनर्विवाह हुआ। ईट्स पर शोध कार्य करने के लिए वो विदेश गए और वहाँ से डिग्री प्राप्त करके उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। किंतु इतनी उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उनके सहयोगियों से उन्हें अनवरत उपेक्षा ही मिलती रही, जिससे क्षुब्ध होकर वे हमेशा के लिए इलाहाबाद छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। दिल्ली आकर वो कार्य करते हैं, संसद के रूप में वो मान्यता प्राप्त करते हैं और उस समय तक के जीवन को वो कभी भी नहीं भूलते। 10 द्वार से सोपान तक की कथा में उन्होंने ये बताया है कि कैसे इलाहाबाद के ललिताश्रम जो मकान था, जिसमें 10 खिड़कियाँ 10 दरवाजे थे, जहाँ से हवा अपने आप आती जाती रहती थी, उसको उन्होंने 10 द्वार नाम दिया था। वहाँ से दिल्ली के गुलमोहर पार्क स्थित अपने आवास सोपान तक की कथा को उन्होंने अपनी आत्मकथा के इस खंड में समेटा है। दिल्ली में हिंदी विभाग में कार्य करते समय के बाद का जीवन जो है उनका केवल भ्रमण में बीता और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से भ्रमण करते समय विभिन्न देशों की उन्होंने यात्राएं की, वहाँ उनके जितने भी सहयोगी हुए उनसे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और साथ साथ वो अपने परिवार के विषय में भी बताने से नहीं चूकते। इसी संदर्भ में उन्होंने ये भी अंश बताया है कि किस प्रकार नीम बुखारा में अपराधियों को दिए जाने वाली जो यातनाएं थीं उसको जानकर वो भावाकुल हो उठते हैं और मॉस्को से लौटने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। उक्त सभी विवरण अत्यधिक लंबे हैं, अनावश्यक हैं और इसलिए पाठकों को नीरस और बोझिल लगते हैं। परिवार के स्तर पर उन्होंने अपने बेटों के जन्मदिन, उनके विवाह, पोते पोतियों के जन्म, उनके नामकरण आदि के विषय में विस्तृत रूप से अपने पाठकों को बताया है। उनके द्वारा दिए गए अभिधान, जो चाहे उनके आवासों को दिए गए हों, चाहे उनके पुत्रों या उनके बच्चों को दिए गए हों, सबको बहुत अच्छे लगते थे। इसलिए उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि जब भी कोई नया आवास बनता था या घर परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता था, उनसे ही आग्रह किया जाता था कि वो उसका नामकरण संस्कार करें। इसी संदर्भ में उन्होंने इस विषय के बारे में भी चर्चा की है कि तेजी जी की बीमारी के कारण उन्हें बार बार दिल्ली आना पड़ता था और यहाँ पर दिल्ली स्थित कैलाश जो ग्रेटर कैलाश में किराए का मकान लेते हुए उन्होंने केवल कुछ शेर लिखे और अपनी जो प्रिय रचनाएं थीं उनका उन्होंने संकलन तैयार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन प्रिय रचनाओं की रिकॉर्डिंग भी की और इसके अतिरिक्त उन्होंने और कोई महत्वपूर्ण कार्य साहित्यिक जगत के लिए इस समय तक नहीं किया। अमिताभ बच्चन की शूटिंग के दौरान वो
सपरिवार कलकत्ता, भुवनेश्वर, कश्मीर, ऊटी आदि स्थानों पर गए और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के साहित्यिक और सांस्कृतिक जो वातावरण था उसके बारे में, और इसी संदर्भ में अमिताभ बच्चन की शूटिंग के बारे में भी उन्होंने अपने पाठकों को जानकारी दी है। अपने राजनीतिक परिवेश के विषय में भी वो बताना नहीं भूलते हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी के 6 वर्ष तक के लिए चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, उन्हें अपदस्थ किया गया और वो किस प्रकार से 12 विलिंगटन क्रीसेंट में रहने लगीं। इसी समय संजय गांधी की मृत्यु आदि राजनीतिक जो घटनाएं घटीं उनका भी उन्होंने अपने पाठकों को ब्यौरा दिया है। यद्यपि बच्चन जी धार्मिक जो परंपराएं हैं, धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, उनको नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिला, अवसर मिला, उन्होंने उनका विरोध किया है। ऐसा होने पर भी उन्होंने मानस के प्रति जो उनकी आस्था थी उसको भी अपने पाठकों के सामने व्यक्त किया है। बेंगलोर में कुली की शूटिंग के दौरान चोट लगने पर किस प्रकार अमिताभ बच्चन बहुत अधिक घायल हो जाते हैं और उन्हें बम्बई लाकर ब्रीच कैंडी अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती करा दिया जाता है और जो उस समय की उनके मन की जो स्थिति है उसको भी बच्चन जी ने अपने पाठकों को बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन के बाद किस प्रकार से वे अमिताभ बच्चन को लेकर कुछ समय के लिए दिल्ली के पास सतबड़ी गांव में तानिया पार्क में जाकर 2 मास के लिए रहे और वहाँ पर जब अमिताभ बच्चन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके ठीक हो गए तो वो बम्बई चले गए और बच्चन जी अपनी पत्नी तेजी जी के साथ दिल्ली में जो उनका सोपान आवास था वहाँ आकर रहने लगे और पुनः अपनी साहित्यिक गतिविधियों की ओर ध्यान देने लगे। उन्होंने इस पड़ाव के अंत में ये भी बताया है कि किस प्रकार से सोपान की भूमि पर उनकी पहली गंभीर जो कविता उन्होंने लिखी थी, उड़ी चलो हंसा और देश हिया नाही को हमार, उसको उन्होंने पूरा किया और इस खंड के अंत में उन्होंने उसको पूरा का पूरा उद्धृत भी किया है। इसके अतिरिक्त जनार्दन के समक्ष जब प्रस्तुत होना होगा तब होगा, मैं नहीं जानता कि होना होगा भी कि नहीं, पर मैं जानता हूँ कि जनता जनार्दन के सामने मेरी सृजनशील लेखनी ने मेरी संपूर्ण अपूर्णताओं के साथ मुझे प्रस्तुत कर दिया है। इस बात को भी उन्होंने इस खंड में बखूबी से बताया है। इस तरह की घटनाओं को बताने के बाद वो अपनी तद्विषयक जो उनकी मानसिकता थी उसको वो हैमलेट की पंक्तियों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। हैमलेट की पंक्तियों को उद्धृत करने के बाद वो उसका हिंदी रूपांतरण देना भी नहीं भूलते। उनके अनुसार अपनी सारी अपूर्णताएं सिर पर लादे, उत्तरदायी जिनके लिए मुझे होना है, कहकर वो उस समय की अपनी मानसिकता को अपने पाठकों के साथ साझा करते हैं। विवेच्य खंड में लेखक द्वारा अपनाई गई जो प्रविधि है वो उनकी अपनी मौलिक प्रविधि है, क्योंकि इससे पूर्व के खंडों में उन्होंने इसका कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है। विवेच्य खंड उनकी आत्मकथा का अंतिम खंड था और इसको उन्होंने आभार प्रकाश शीर्षक से अपने पुत्रों अमिताभ और अजिताभ बच्चन को समर्पित किया है। अपनी सोपान तक की यात्रा में अपने बच्चों के योगदान के लिए भी वो उनका धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं। जिस सोपान में बैठकर उन्होंने इस अंतिम खंड को पूर्ण किया था। तेजी जी को उनके सहयोग शरद चंद्र चतुर्वेदी, सत्येंद्र शरद, डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी और प्रकाशक विश्वनाथ को भी इस खंड में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रकाशित करने के लिए अपना आभार व्यक्त किया है। अंत में बच्चन जी अपने पाठकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना नहीं भूले हैं, क्योंकि उनके पाठकों के निरंतर आग्रह करने के कारण ही बसेरे से दूर के अंत में अपनी की गई उद्घोषणा कि यह खंड उनका आखिरी आत्मकथा का खंड है,
पाठकों द्वारा निरंतर आग्रह ने ही उन्हें इस चतुर्थ खंड के प्रकाशन के लिए बाध्य किया था। उन्होंने कहा है, और अंत में पर कम नहीं, मैं आभारी हूँ आप पाठक के प्रति जो शब्द शब्द मेरे ध्यान में रहे हो और जो यदि यथास्थान यथा अवसर अपनी सहानुभूति पूर्ण कल्पना से सहयोग ना दोगे तो मेरी यह स्मृति यात्रा अधूरी रह जाएगी। भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित बच्चन जी की यह आत्मकथा महाकाव्यात्मक आत्मखंड के रूप में अपने पाठकों के सामने आती है। 77 वर्ष 7 महीने 7 दिन की आयु तक निरंतर साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार की सृजन क्षमता इस आत्मकथा में हमें दिखाई देती है और यह प्रशंसनीय है। आयु के साथ साथ मानव की प्रवृत्तियाँ, उसकी इच्छाएं, उसकी कार्यक्षमताएं बदलती रहती हैं, किंतु परिवार और परिवेश से प्राप्त जो संस्कार हमें मिलते हैं वो जन्मजात हमारे साथ न्यूनाधिक रूप में रहते हैं। बच्चन जी का प्रारंभिक जीवन जिन संघर्षों से, जिन कठिनाइयों से, आर्थिक विपन्नता के माध्यम से कटा, उसका उन्होंने जीवन पर्यंत उसको अपने साथ लेकर चले और शायद इसीलिए बच्चन जी में जो हमें संघर्ष करने के लिए मादा दिखाई देता है, विकट परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ने की जो उनकी शक्ति है, वो उन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है। सामाजिक मतभेदों से झूलते हुए कोई भी जो सामान्य व्यक्ति होगा वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा और अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय भी ले सकता है, किंतु बच्चन जी जैसा व्यक्ति उन संघर्षों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता है और यह बात उनके पाठकों को उनकी आत्मकथा के चारों खंडों को पढ़कर समझ में आती है कि किस प्रकार से जीवन संग्राम से हमें जूझते हुए अपना मार्ग आगे निकालना चाहिए। वो संकल्पनिष्ठ होकर अपने मार्ग पर न केवल आगे बढ़ते हैं अपितु अपने कार्यों के माध्यम से अपने विरोधियों को परास्त करते चलते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब उनके विरोधी उनके सामने नतमस्तक भी हो जाते हैं। अपनी अखंड जिजीविषा से वे विश्वविद्यालय की प्राध्यापकी तक पहुंचते हैं। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर ही बच्चन जी आर्थिक विपन्नता के होते हुए भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना अपूर्ण शोध कार्य न केवल पूरा करते हैं अपितु उच्च डिग्री प्राप्त कर भारत वापस आते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय में अपनी योग्यता के अनुसार ही उन्हें अध्यापक बनने का सुअवसर प्राप्त होता है, किंतु उनके सहयोगी उनकी इस योग्यता को पसंद नहीं करते, उन पर लगातार आक्षेप लगाते रहते हैं और उन आक्षेपों से तंग आकर बच्चन जी हमेशा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। इतना ही नहीं, वो बहुत अधिक शुद्ध हो जाते हैं जब उन्हें ये समझ में आता है कि जिन व्यक्तियों को, जिन दोस्तों को वो अपना समझते थे, वो ही उनके पीछे छुरा लेकर खड़े हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि इस माहौल में, इस वातावरण में उनका सांस लेना दुभर है और वो सदा सदा के लिए अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि इलाहाबाद को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। विदेश मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में अवसर मिलने पर वो दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। संसद सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने पर उन्हें ऐसा लगता है मानो दिल्ली आने का उनका निर्णय सार्थक था और वो अपने विरोधियों को एक प्रकार से जवाब देने की स्थिति में आ जाते हैं जिन्होंने उनकी योग्यता पर समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। सफलता के विभिन्न सोपानों को चढ़ते हुए बच्चन जी शीर्ष तक अब पहुंच जाते हैं और अपनी इस पूरी की पूरी यात्रा को वो अपने पाठकों के साथ साझा करते हैं, उन्हें बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अगर हम चाहें तो अपनी अदम्य इच्छा के माध्यम से हम जीवन की अपनी जीवन की उच्च जो ऊंचाइयां हैं उनको छू सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।
इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली में बसने के पश्चात वे चिंता मुक्त होकर स्थिर और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जीवन समर में खड़े होकर मधुगीत रचने वाले बच्चन जी दृढ़ता से पृथ्वी पर अपने पैर टिकाए रखते हैं, बिना डगमगाए आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपने पाठकों को भी प्रेरित करते रहते हैं। संसद सदस्य के रूप में विभिन्न देशों की यात्राएं करते हुए जिन जिन स्थानों पर बच्चन जी जाते हैं, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के वातावरण, वहाँ पर मिलने वाले लोगों और उनकी विचार भूमियों के बारे में भी अपने पाठकों को बताते चलते हैं। यद्यपि इस प्रकार के जो वर्णन हैं वो कहीं कहीं अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए हैं, किंतु एक तो वो पाठकों को अच्छे लगते हैं क्योंकि वो स्थान होते हैं जहाँ पर पात्र कभी जा नहीं पाते। दूसरा, वो उसके साथ बच्चन जी को किस प्रकार से बच्चन जी निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, इस बात को भी जब पाठक देखता है, समझता है, जानता है तो वो चीज़ उसको और अधिक अच्छी लगती है। अपनी अनुपस्थिति में अपने परिवार के प्रति भी बच्चन जी हमेशा से चिंतायुक्त रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे तेजी जी किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही होंगी। पर अब जब वो विदेश मंत्रालय में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, सांसद के रूप में विदेश यात्राएं कर रहे हैं, तो वो इस चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि एक पद के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सम्मान बढ़ता है और लोग उसकी तरफ उंगली उठाते हुए डरते हैं। तेजी जी स्वयं अपनी सुरक्षा करने में भी समर्थ थी और इससे बढ़कर उनके गरिमामय जो पद था उससे लोग डरने भी लगे थे। अंग्रेजी के अध्यापक होने के बावजूद हिंदी के प्रति बच्चन जी का एक अटूट विश्वास था और वो हिंदी को उसकी उच्च ऊंचाई तक ले जाने में कृत संकल्प थे। विदेश मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में अंग्रेजी का वर्चस्व देखकर वो अपने सहयोगियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदी जैसे महत्वपूर्ण भाषा को उसका स्थान दिलाएं और वो उनसे अनुरोध करते हैं कि आप हिंदी में बातचीत करें, हिंदी में कार्य करें। और वो अपनी तरफ से ये सुझाव भी देते हैं कि हम सप्ताह में एक आधा दिन साथ बैठकर अपनी अपनी हिंदी को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु उनके सहयोगियों को उनका ये सुझाव पसंद नहीं आता और एक नीति का गठन कर दिया जाता है। एक प्राध्यापक की नियुक्ति के बारे में बातचीत होने लगती है और संकेत के रूप में बच्चन जी को ये आगाह करा दिया जाता है कि उन्हें अपने कार्य के अतिरिक्त और किसी भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस संकेत को जानकर बच्चन जी को दुख तो बहुत होता है, किंतु वो अपने आप को समेट लेते हैं और अपने कार्यों तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं। सरकारी आयोग गठित होने, रिपोर्ट आने तक कोई और नया प्रयोग ना करने की वो एक अपने आप को सांत्वना देते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि शायद एक दिन हिंदी को उसका जो स्थान है वो जरूर मिलेगा। इस समय वो अपनी शेक्सपियर की जो कालजयी कृतियां हैं उनका अनुवाद करने में, अपने पुराने संग्रहों में कुछ और नई कविताओं को जोड़कर नए संग्रह निकालने में और अपने द्वारा अनुदित मैकबेथ नामक नाटक को मंचित करने में अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा देते हैं। इसी समय उन्होंने नेहरू एक राजनीति जीवन तथा रूसी हिंदी कोश का संशोधन विश्लेषण किया, विभिन्न राजनयिकों के भाषणों का हिंदी में रूपांतरण किया और महात्मा बुद्ध पर बने वृत्तचित्र को सफलतापूर्वक उस पर कार्य करके अपनी योग्यता को प्रमाणित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं 64 रूसी कविताएं, मरकत द्वीप का स्वर, भाषा अपनी भावपराए के संकलन तैयार किए तथा राधा बाबा की प्रेरणा स्वरूप उन्होंने गीता और जनगीता का अनुवाद भी किया। इसी समय उन्होंने नागर गीता और जनगीता शीर्षक से गीता का अनुवाद किया था। भाषा और अनुवाद संबंधी उनकी जो स्थापनाएं हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो आगे आने वाले भविष्य में शोधार्थियों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होंगी। उल्लेखनीय है कि उनके अनुदित कार्यों में उनकी रुचि, ज्ञान और
जो ज्ञान से प्राप्त जो साहित्य है उससे हिंदी का शब्द भंडार निश्चित रूप से समृद्ध हुआ था। इसी कालखंड में कुछ अन्य मौलिक कृतियों के विषय में भी उन्होंने बताया है, जिसमें आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बुद्ध और नाचघर, नए पुराने झरोखे, त्रिभंगिमा, दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा ने जन्म लिया, जो उनके विभिन्न यात्राओं के अनुभव पर आधारित हैं। बच्चन जी की यायावरी जो प्रवृत्ति है उसमें उनकी सूक्ष्म निरीक्षण प्रवृत्ति के साथ साथ उनकी जो सृजन क्षमता है उसने भी पाठकों के सामने एक उनका व्यक्तित्व जो है वो उभार कर रखा था। वे जहाँ जहाँ गए वहाँ के नाम, वहाँ की ऐतिहासिक महत्व, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, उसका पूरा का पूरा परिचय न केवल उन्होंने स्वयं प्राप्त करने का प्रयास किया, अपितु उसे अपने पाठकों के हित में भी अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने वर्णित किया है। यात्रा के दौरान उन्हें जो कुछ भाया उसका वो चित्रण करते चले गए हैं। उन्होंने सराहा और अपनी रुचि के अनुसार उसे थोड़ा बहुत परिवर्तित करके अपनी रचनाओं में उसे स्थान दिया है। छोटी बड़ी घटनाएं, दृश्य जिन्होंने उनके मन को छुआ था, हृदय को प्रभावित किया था, उसको अपनी मान्यताओं को, प्रतिक्रियाओं को वो कविता के रूप में व्यक्त करते चले हैं। जहाँ कहीं गए वहाँ उनकी कविताएं, उनका रचना जो शील व्यक्तित्व है वो उनके साथ साथ गया और ये सभी अनुभव जो हैं वो कविताओं के माध्यम से उनके पाठकों के सामने आते चले गए। वे एक गंभीर अध्येता और सक्षम साहित्यकार थे। उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं में उन्हें समान रूप से अधिकार प्राप्त था और इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने भावों के अनुरूप इन भाषाओं से शब्दों का चयन किया और इसलिए उनके पाठकों को लगता है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो केवल उनके भावों को व्यक्त ही नहीं करती हैं, वो पूरी तरह से एक रूप अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठकों को लगता है मानो वो दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया हो। उनकी मान्यताएं 10 द्वार से लेकर सोपान तक पूरी की पूरी हमारे सामने उपस्थित हुई हैं। अपने आवासों 10 द्वार, प्रतीक्षा, मंगल, सोपान और अपने पोते पोतियों के नाम उन्होंने बहुत रुचि से रखे हैं और वो केवल नाम ही नहीं हैं, उनके पीछे पूरी की पूरी परंपरा हमें सामने नज़र आती है, कोई कहानी हमें नज़र आती है या वो किसी ना किसी तथ्य को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न आकृतियों के पत्थरों को वो जोड़ते थे और उनको रंगते थे और उनको कोई ना कोई अभिधान देते थे, जैसे कुल्टा, गरुड़, शेर आदि उन्होंने अपनी कृतियों को नाम दिए हैं। अपने आवासों में अपने द्वारा रंगे और विशेष रूपाकार के पत्थरों को लगाने में, मंदिर बनाकर उसे सजाने में, कोमल लताओं को चारों ओर उसके लगाने में, इन सब तरह से उसको सजाने में उनका मन जो है वो बहुत अधिक लगता था और वो सुबह शाम अपने मंदिर में जाकर पूजा करते थे। उनके पाठकों को उनकी इस रचना को पढ़कर ये पता चलता है कि धर्म के प्रति बहुत अधिक आस्था ना होने पर भी बच्चन जी जो हैं वो ईश्वर में विश्वास रखते थे, पर वो विश्वास उसी सीमा तक था जहाँ तक उनके मन को शांति मिलती थी। धर्म के प्रति एक ढकोसला रखना या एक अंधविश्वास रखना बच्चन जी को कभी भी पसंद नहीं था। बच्चन जी की काव्योचित भावुकता और संवेदना से युक्त जो उनका भावप्रवण दृष्टिकोण है वो उन्हें कोमल हृदय व्यक्ति के रूप में अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। तेजी जी और बच्चन जी अपने बच्चों के अस्वस्थता के प्रति वो हमेशा से चिंतित रहते हैं और ये कामना करते हैं कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे।
ये ऐसी घटनाएं जहाँ पर उन्हें लगता है कि उनका परिवार जो है वो किसी परेशानी से जूझ रहा है, बीमार है, उससे वो बहुत अधिक व्याकुल हो उठते हैं और कई बार उनके परिवार के लोग उनसे ऐसी घटनाओं को छुपाते हैं। बाद में जब उन्हें पता चलता है तो वो बहुत अधिक दुखी होते हैं और कहीं कहीं वो अपने आप को अपमानित भी अनुभव करते हैं और ये बात उन्हें बहुत अधिक बुरी लगती है कि परिवार का एक बड़ा सदस्य होने पर भी उनसे चीज़ें छुपाई जाए। जैसे अमित को बेंगलोर में जब कुली की शूटिंग के समय चोट लगती है तो ये बात उन्हें बहुत बाद में बताई जाती है और वो अपमानित महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी तेजी और अपने बेटों के इस रवैये को मैंने अपनी उपेक्षा समझा है, अपने प्रति अन्याय समझा है। मैं परिवार का एक अंग हूँ और कोई छोटा अंग नहीं, मानो तो सबसे बड़ा। तो मुझे परिवार के सुख दुख दुरावस्था में साझेदार होना चाहिए, सबका सुख दुख बांटना चाहिए। माना कि मैं कवि हूँ, कलाकार हूँ, भावप्रवण हूँ, पर छुई मुई नहीं हूँ। बहुत जगह कोमल होकर भी कहीं बहुत कठोर भी हूँ, वज्रादपि कठोर। मुझमें बहुत कुछ सहने, बर्दाश्त करने, झेलने की शक्ति है, शायद घर भर में सबसे ज़्यादा। किसने इस घर में इतना दुख, दारिद्र्य, इतना कष्ट, चिंताकर स्थितियाँ, इतनी मौत, बीमारियाँ देखी हैं जितनी मैंने। मेरे व्यक्तित्व के इस पक्ष को नहीं देखा समझा गया तो मुझे गलत समझा गया है। कहने का मतलब ये है कि बच्चन जी विपरीत परिस्थितियों में साहस नहीं खोते और वो चाहते हैं कि उनका परिवार भी उनके साथ रहे, उनके सुख दुख में वो भी साझेदार हों। चाहे वो कवि हैं, बहुत अधिक भावुक हैं, पर वो ये चाहते हैं कि परिवार का हर छोटे से छोटा दुख उनके साथ साझा किया जाए, जिससे वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकें। बच्चन जी अपनी कथा में इस प्रकार से हमें न केवल एक भावुक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, एक जुझारू व्यक्ति और कठिनाइयों में उसका डट कर सामना करने वाले व्यक्ति के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, अपने इस वक्तव्य में हम बच्चन जी की आत्मकथा के चौथे खंड दशद्वार से सोपान तक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने अब तक जाना कि बच्चन जी एक भावुक कवि हैं, एक स्नेहिल पिता हैं और बहुत अधिक प्यार करने वाले पति के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। इसके साथ ही वो स्थान स्थान पर अपनी इस आत्मकथा में तेजी जी की कर्मठता, किस प्रकार से वो बच्चन जी के वियोग में भारत रहते हुए जब बच्चन जी विदेश में जाकर अपने शोध कार्य पर अपना कार्य पूरा कर रहे थे, उस समय किस प्रकार से वो भारत में रहकर अपना और बच्चों का ध्यान रखती हैं, उनकी अभिरुचियों के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में और किस प्रकार से वो बच्चन जी के साथ संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर उपस्थित रहती हैं, इसके विषय में भी वो स्थान स्थान पर चर्चा करते हैं, उनकी सराहना करते हैं।
अपने इस खंड में वो अपने दोनों पुत्रों अमिताभ और अजयताभ के बारे में भी बातचीत करते चलते हैं, जहां वो बताते हैं कि किस प्रकार से उनके बच्चे निरंतर उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। बच्चन जी को लगता है कि ये उपलब्धियां उनके पुत्रों की नहीं हैं, स्वयं उनकी हैं और इस बात पर उनको गर्व अनुभव होता है। तेजी जी द्वारा उनके द्वारा किए गए अनुवादों पर, नाट्य अनुवादों पर जो वो अभिनय किया गया था, उसकी भी वो प्रशंसा करना नहीं भूलते। अपने परिवार के दुख कष्ट में बच्चन जी को बहुत अधिक दुख होता है और ये दुख केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रखता। वो जो उनके आसपास का माहौल है, जो उनके आसपास के व्यक्ति हैं, उनका दुख देखकर भी बच्चन जी बहुत अधिक उदास हो उठते हैं और हमें पता चलता है कि बच्चन जी एक बहुत अधिक भावुक व्यक्ति हैं। उनकी संवेदना किसी भी परिधि में सिमट कर नहीं रहती। बुखारा के पुराने किले के दंड प्रकोष्ठ में लगी अपराधियों और राजद्रोहियों को दिए जाने वाले विविध दंडों की तस्वीरों को देखकर बच्चन जी विचलित हो उठते हैं और वो बोलते हैं, वहाँ कई तस्वीरें लगी हैं ये दिखाने के लिए कि मध्य युग में किस क्रूरता के साथ अपराधियों को दंडित किया जाता था। कोड़े लगाकर खाल खींची जाती थी, संडासी से पकड़कर जबान खींची जाती थी, मोटे नुकीले सूचे घुसाकर आंख फोड़ी जाती थी या छुरे से काटकर आंख के कोए निकाल लिए जाते थे। बड़ी बड़ी छुरियों से गला आगे से काट दिया जाता था और लंबी तलवारों से पीछे से। कुछ सजाएं तो इतनी घिनौनी थीं जैसे मलमूत्र के तोबड़े मुंह पर बांधना। राजाओं के इन तरीकों को देखकर लगता है गोली से उड़ा देना तो अपराधी के प्रति बड़ा दयालु प्रतीत होता है। बच्चन जी इन स्थितियों को देखकर द्रवित होते हैं, करहा उठते हैं और चाहते हैं कि इस प्रकार का आचरण किसी के साथ भी ना किया जाए। इतना ही नहीं, उग्र जी की उक्ति के मरणोपरांत उनके शव को बस्ती से दूर किसी नदी में जाकर बहा दिया जाए, चाहे इसके लिए हरिजन लोग ही ये काम क्यों ना करें, उन्हें भाव विभोर कर देता है। भावुकता और संवेदनशीलता के साथ संकल्प शक्ति, संकल्प निष्ठा और साहस का संयोग बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। बच्चन जी उनमें से एक हैं। बच्चन जी इन गुणों से युक्त विपरीत परिस्थितियों में उद्भ्रांत और मार्बिड होने के अतिरिक्त वो इनसे एक प्रेरणा लेते हैं, एक शक्ति लेते हैं और इनसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वो अनुकूल प्रतिकूल परिणामों की चिंता नहीं करते और अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। वो स्थितियों से जूझते हैं, आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं और जो कुछ वो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। पंत के 200 पत्र के प्रकाशन के समय उनका और पंत जी का वाद विवाद खड़ा हो जाता है। पंत जी कुछ पत्रों को छापने के पक्ष में नहीं थे, पर बच्चन जी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। वो अड़ गए। अंत में पंत जी को मुकदमा दायर करना पड़ा। इतना होने पर भी पंत जी को ये लगा कि शायद 3 दशकों से जो उनकी और बच्चन जी की दोस्ती है उसमें खटास आ गई है। वो अपने मुकदमे को वापस ले लेते हैं, किंतु 2 दोस्तों के बीच में ये जो खाई थी वो बढ़ती चली जाती है। प्रकाशन उसी तरह से होता है जैसे बच्चन जी चाहते थे, किंतु अंत तक उन दोनों दोस्तों के बीच वो सौहार्द, वो आत्मीयता फिर कभी नहीं बन पाई जो पहले थी। बच्चन जी किसी भी स्थिति में अपनी बात से नीचे नहीं आते। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने एक बार सोच लिया उस पर वो जिद की तरह से अड़ जाते हैं और उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। उनका कहना था, फलस्वरूप पंत के 200 पत्र से एक अक्षर नहीं हटाया गया। वह पुस्तक जिस रूप में छपी थी उसी रूप में बिकती रही। मेरी यह कोई विजय नहीं थी,
मैं एक बहुत बड़ी चीज हार गया था, पंत जैसा आत्मीय। शायद पंत जी को भी आभास हुआ हो कि मुकदमे के अलावा वे कुछ और हार गए थे, जिसके लिए उन्हें मुकदमा हारने से कहीं अधिक पश्चाताप था। ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने पंत जी से इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने कहा था, आई कमिटेड सुसाइड। नियति ने दो कवियों के बीच यह कैसा जुआ खिला दिया कि दोनों हार गए थे। आचार्य रजनीश की विद्वत्ता से बच्चन जी प्रभावित थे, किंतु जब वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ का वातावरण देखा तो उन्होंने अपने पैर समेट लिए और उन्होंने वास्तविकता उजागर होते हुए वो उनसे अलग हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिस आदर्श को देखकर, जिस कार्यों को देखकर वो रजनीश की तरफ उन्मुख हुए थे, वो उनके हृदय के समीप नहीं है और वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं। वे एक मिलनसार और व्यवहारिक व्यक्ति थे। ये जानने के पश्चात कि उन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान में उसी पद पर नियुक्ति का अवसर दिया जा रहा है जिस पर से दिनकर जी को रिटायर किया जा रहा है, वो अपनी अस्वीकृति दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पंत जी के साथ उनकी मैत्री में जो खटास आई थी वो दिनकर जी के साथ भी हो। हम देखते हैं कि बच्चन जी ना केवल अपने बारे में बल्कि अपने दोस्तों के बारे में या अपने सहयोगियों के बारे में भी उसी तरह से सोचते हैं, उसी तरह से आत्मीय व्यवहार करते हैं जैसे वो अपने परिवार वालों के साथ करते हैं। बच्चन जी प्रारंभ से ही स्वयं को विशिष्ट मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ जानते हैं, वो लोगों से भिन्न है। उन्हें ये चीज़ अपने संस्कार के रूप में मिली थी प्रयाग विश्वविद्यालय में, इसीलिए वो अपने मन के अनुरूप जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता तो वो अपने विरोधियों से तर्क वितर्क नहीं करते हैं, अपितु इलाहाबाद ही छोड़ देने का निश्चय कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके विश्वास पात्र जो थे, जो मित्र थे, वो उनको दगा दे रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो वो अपने आप को समेट लेते हैं। इसी प्रकार दिल्ली में विदेश मंत्रालय के हिंदी अनुभाग में अपने पद के अनुकूल कमरा ना मिलने पर वो क्षुब्ध हो जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जब एक विशिष्ट पद को प्राप्त करता है तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। अहंकार ना भी आए तो एक स्वाभिमान की अनुभूति तो अवश्य उस व्यक्ति में आती है, और बच्चन जी इसके अपवाद नहीं थे। एक बहुत सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति जब साहित्य आकाश में शीर्ष पर बैठ जाता है तो ये स्वाभिमान आना निश्चित हो जाता है या स्वाभाविक हो जाता है। अपनी कविता पाठ की प्रशंसा सुनकर वो गदगद हो जाते हैं। अपनी रचनाओं में, आत्मकथाओं में वो स्थान स्थान पर अपनी कविताओं को उद्धृत करने के मोह को भी नहीं छोड़ पाते, और जब पाठक उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी कृतियों को बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, खुश होते हैं, या बसेरे से दूर के बाद उनके पास निरंतर पत्र आते हैं कि वो क्यों अपनी साहित्य जगत से अपने आप को संन्यास ले रहे हैं, दोबारा ना लिखने की के बारे में कट संकल्प हो रहे हैं, तो वो झूम उठते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और वो दोबारा से जाल नहीं समेटते, वो दोबारा से साहित्य रचनाएं करने लगते हैं। अपनी ही नहीं प्रत्युत अपनी पत्नी तेजी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, कलात्मक अभिरुचि, अपने पुत्रों की अभिनय क्षमता, इन सब के बारे में भी वो बहुत अधिक गौरवान्वित अनुभव करते हैं और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा स्थान स्थान पर करते रहते हैं। नियति और भाग्य पर उनका दृढ़ विश्वास है। ये विश्वास उन्हें कहीं अंधविश्वास की ओर नहीं ले जाता, किंतु वो ये मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व निश्चित है, पूर्व में वो घटित होना है, इसलिए वो निर्धारित है और ऐसा ही होगा। वो अंधविश्वास और जड़ रूढ़ियों और परंपराओं को कभी भी अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। इसका पता हमें उनकी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से चलता है। यदि हम उनकी आत्मकथाओं को आद्यंत पढ़ते हैं तो क्या भूलूं क्या याद करूं में भी उन्होंने उन रूढ़ियों और आत्मविश्वासों के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित किया है, जहां पर श्यामा जी की मृत्यु के पश्चात उन्हें
विभिन्न कर्मकांडों को करने के लिए कहा जाता है और वो मना कर देते हैं। इसी प्रकार तेजी जी से अंतर्जातीय विवाह करने के पश्चात समाज से और परिवार से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। एक अछूत के साथ खाना खाने पर भी समाज से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते और जब एक आयोजन में उनकी चाची उन्हें तेजी जी के साथ आमंत्रित करती हैं तो उन्हें अलग से भोजन करने के लिए विवश कर दिया जाता है। इतना होने पर भी वो अपनी मान्यताओं से कहीं पर भी समझौता नहीं करते हैं। अमित को चोट लगने पर परिवार और अन्य लोगों द्वारा की गई मनौतियों के विषय में भी उनका मत है। इसमें मुझे संदेह है कि इन मनौतियों ने अमिताभ के अच्छे होने में कण भर भी योगदान दिया होगा। इतना महत्व अवश्य है कि उनके आत्मीयनों ने उनके द्वारा अमिताभ के चारों ओर आशा, विश्वास, भविष्य, मंगल का एक वातावरण प्रस्तुत कर दिया है। उन्हें तुलसी की मानस के अखंड पाठ के प्रति बहुत अधिक आस्था थी। वे अमिताभ की अस्वस्थता के दौरान अनवरत रूप से उसका पाठ करते रहते हैं और इस विषय में वो बताते हैं कि ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में उन्होंने नहीं किया, इससे उन्हें शांति मिलती थी। इस संदर्भ में उनकी उक्ति है, मेरे मानस पाठ से भगवान रामचंद्र अमिताभ पर कृपा करेंगे, उसका कष्ट काटेंगे, उसको निरोग करेंगे, उसका मंगल करेंगे, ऐसा कुछ भी मेरे मन में नहीं आया। मैं मानस का इतने के लिए ऋणी हूँ कि उन तन झंझोड़ प्राण निचोड़ घड़ियों के अपने असमर्थता बोध को मैंने उसके बल पर सहा और झेला था। धर्म के नाम पर होने वाले अनाचारों के प्रति वो शुद्ध रहते हैं और इस विषय में उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्थान स्थान पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार अमिताभ की बीमारी से एक और कटु अनुभूति हुई। इस देश में पंडे, पुजारियों, तांत्रिकों, ज्योतिषियों, सामुद्रिकों आदि का एक बहुत बड़ा दल है जो आदमी की नाजुक स्थिति में उसका शोषण करने की बहुत सी तरकीबें जानता है। यह पूजा कराइए, वह पाठ बिठाइए, यह अनुष्ठान साधिए, यह बलि दीजिए, यह गृह शांति कराइए, इसको दान दीजिए, उसको भोजन कराइए। इन सारे कर्मकांडों में कुछ निठल्लों, धूर्त, चंट, चलाकों का पेट भरता है और कुछ नहीं होता। बच्चन जी जहां अपनी सृजन कार्य के प्रति गंभीर थे, वहां अवसर आने पर वो हास्य विनोद का भी सहारा लेते हैं। वो व्यंग के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त भी करते हैं। अपनी रुग्णावस्था से तंग आकर तेजी जी द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को फेंकना और हनुमान जी की टांग टूट जाना, जिसको बाद में बच्चन जी एराडाइल से जोड़ तो देते हैं पर यहाँ पर चुटकी लेना नहीं भूलते। वे हनुमान जी को तेजी जी का लंगड़ा भाई, लंगड़दीन, 3.5 कहते हुए उनसे साले का संबंध जोड़ लेते हैं। उन्होंने कहा, तुमने कहा था ना कि तुम्हें उठाकर दे मारा था, तब उन्होंने हाय पुकार की थी। बहना, तूने मेरी टांग तोड़ दी। हनुमान के कोई बहन नहीं थी, उन्होंने तुम में अपनी बहन पाली। तुम्हारे कोई भाई नहीं था, तुमने हनुमान में अपना भाई पा लिया, मगर भाई भी पाया तो उसे लंगड़ा करके। ऐसे स्थानों पर वक्ता और श्रोता की बदलती हुई जो भूमिकाएं हैं, उसको बड़ी रोचकता के साथ और नाटकीयता के साथ बच्चन जी प्रस्तुत करते हैं। भगवान रजनीश के आश्रम और के वातावरण और उसके बदलते हुए आचरण से वो शुद्ध होते हैं और वहाँ के पूरे वातावरण को वो अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत भी करते हैं। विवेच्य खंड में अवान्तर पात्रों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ है। ये पात्र सीमित रूप में इस खंड में आए हैं। विदेश मंत्रालय में राधेश्याम और अजित कुमार के अलावा उनके सारे के सारे सहयोगी उनके विरोधी थे, अतः उनके विषय में बहुत अधिक इस खंड में चर्चा नहीं की गई है।
उनके द्वारा सुझाए गए हर सुझाव को उनके सहयोगियों ने काटा था, नकारा था और उन्हें ऑफिस और घर दोनों से उखाड़ फेंकने का वो निरंतर प्रयास करते चले थे। इस विषय में बहुत विस्तार से अपने इस खंड में बच्चन जी ने चर्चा की है। बच्चन जी के भीतर एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हमें दिखाई देता है, जिसकी मूल जड़ें पृथ्वी के अंदर बहुत गहरे तक जड़ी हुई हैं। वे अपने पाँव उखाड़ने वालों को ना केवल एक चुनौती देते हैं, बल्कि अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिल्ली के साहित्यिक मित्रों से भी बम्बई आने के बाद उनका जो संबंध था वो टूट सा जाता है, इसलिए इसके विषय में भी उन्होंने बहुत अधिक चर्चा नहीं की है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले पात्रों में उनके कुछ एक साहित्यिक दोस्त थे और जवाहरलाल नेहरू और उनका परिवार था, जिनका सहयोग उन्हें निरंतर मिलता रहा। उनके बारे में उन्होंने अपने इस खंड में स्थान स्थान पर चर्चा की है। उनसे उनका एक पारिवारिक संबंध था और वो दोनों ही परिवार, बच्चन जी का और नेहरू जी का परिवार, एक दूसरे के घर में जाते थे, विभिन्न आयोजनों में एक दूसरे से मिलते थे, उपहार देते थे और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी चर्चा उन्होंने इस खंड में की है। पारिवारिक संबंधों के कारण ही इंदिरा जी जब अपदस्थ हुई तो 12 विलिंगटन क्रीसेंट में रहने आई। उस समय बच्चन जी पर भी संदेह किया गया और इसकी चर्चा उन्होंने इस खंड में की है। साहित्यकारों में उन्होंने दिनकर जी और भगवती चरण वर्मा जी, उग्र जी के विषय में हमें बताया है। पारिवारिक स्तर पर अगर हम देखें तो बच्चन जी सर्वाधिक तेजी जी के निकट रहे हैं, जिनका सहयोग उन्हें घर और बाहर दोनों ही स्थानों पर निरंतर मिलता रहा है। बार बार घर बदलने, दिल्ली और बम्बई में शिफ्ट होने, बच्चों के प्रति अपने पूरे के पूरे सहयोग देने में वो तेजी जी का आभार व्यक्त करते हैं। अपने बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न घरों में रहते हुए वो बच्चों जी के प्रति अपने आभार व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही वो अपने भरे पूरे घर में रहते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह से सुखमय तरीके से जीने की कामना करते हैं। पुत्रों के प्रति उनके ममत्व को, उनकी इच्छा शक्ति को, उनके अभिनय प्रतिभा को उन्होंने स्थान स्थान पर अपने पाठकों के साथ साझा किया है और वो ये बताना नहीं भूले हैं कि वो अपने बच्चों की प्रगति में अपनी स्वयं की प्रगति को देखते हैं। जगदीश राजन को वे अपना छोटा भाई मानते हैं और उनके विषय में भी उन्होंने इस खंड में चर्चा की है। वार्धक्य की ओर बढ़ते हुए बच्चन जी निरंतर अपने परिवार की ओर सिमटते चले गए और उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ, बेटे बहुओं के साथ रहते हुए असीम तृप्ति का अनुभव होता था। इस बात की भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने ये भी बताया कि इस खंड में क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा सिमटते चले गए, इसलिए बाल चरित्र जो उनके पोते पोती हैं उनका उन्होंने खुलकर वर्णन किया है। अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित अपने बच्चों को देखकर वो बहुत अधिक गौरव का अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसकी बार बार चर्चा करना नहीं भूलते। बच्चन जी ने अपने पात्रों का मूल्यांकन सहज और मानवीय स्तर पर करने का प्रयास किया है और इसके लिए उन्होंने आवश्यकता अनुसार वर्णनात्मक, रेखाचित्रात्मक, नाटकीय शैलियों का प्रयोग किया है। परिवेश और वातावरण व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति जिस परिवेश में जन्म लेता है, जहाँ पर पलता है, बढ़ता है, वहाँ का जो पूरा का पूरा वातावरण है, वहाँ का जो सभ्यता है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसका प्रभाव उसके जीवन पर आद्यंत बना रहता है। बच्चन जी भी इसके अपवाद नहीं हैं। उनका जिस माहौल में उनका जन्म हुआ, जहाँ पर वो पले बढ़े, उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी उन्होंने अपनी आत्मकथा के इस खंड में वर्णन किया है। परिवेशांकन एक सीमा तक ही उचित होता है और इसके पश्चात अगर उसका वर्णन किया जाए तो वो कथा को बोझिल कर देता है। बच्चन जी अपनी आत्मकथा के प्रारंभिक 3 खंडों में मनसा की छठी पीढ़ी की कथा
अपने जन्म, शैशवकालीन गतिविधियों, आर्थिक संघर्षों की कथा, श्यामा की मृत्यु, किस प्रकार से उस समय उन्होंने रीति रिवाजों का विरोध किया, किस तरह से अपने उजड़े हुए नीड़ को उन्होंने तेजी जी से विवाह करके दोबारा से बसाया, किस तरह से वो तेजी जी के सहयोग के कारण अपने बसेरे से दूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने अपने अपूर्ण शोध कार्य को पूरा किया और भारत आने के बाद किस तरह से उन्होंने विभिन्न स्थितियों से सामना किया, इसका विशद वर्णन वो अपनी पहले की तीनों आत्मकथाओं में कर चुके थे। इसलिए 10 द्वार से सोपान तक की कथा इसके आगे की कथा है जो उन्होंने अपनी 77 वर्ष 7 महीने 7 दिन में समाप्त की है। खंड के प्रारंभ में उन्होंने अपने परिवार के जाति से बहिष्कृत किए जाने, श्यामा की मृत्यु पर निकटस्थ संबंधियों द्वारा दिखाई गई निर्दयता, अपने पुनर्विवाह एवं पुत्रोत्पत्ति के बाद लोगों की विरोधात्मक प्रतिक्रियाओं, अपने प्रवास काल में ढाए गए अत्याचारों आदि का वर्णन किया है जो केवल एक पुनरावृत्ति है। इस सब विषय में पाठक जो हैं वो पहले ही पढ़ चुके थे। दिल्ली में आने के पश्चात बार बार घर को बदलना, राजन का विवाह, सत्येंद्र आदि का चित्रण पारिवारिक धरातल पर बच्चन जी ने किया है। जिन जिन देशों में उन्होंने भ्रमण किया वहाँ की स्मृतियाँ उनके साथ रहीं और उनको उन्होंने कविताओं के माध्यम से या अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुँचाया है। सामान्य पाठक की रुचि के अनुरूप उन्होंने इस घटनाओं को बहुत संक्षेप में देने का प्रयास किया, किंतु भावाकुल होने के कारण कहीं कहीं ऐसे चित्र जो हैं वो थोड़ा सा विस्तार पा गए हैं। किंतु लेखक ने इन वर्णनों के बीच में अपने परिवार की कथा बताकर वो जो शिथिलता है, निरसता है, उसको दूर करने का प्रयास किया है। लेखक अब तक अपने जीवन का बृहदांश व्यतीत कर चुका था। देश विदेश में साहित्यकारों और राजनयिकों से वो जुड़ चुका था। पुत्रों के अलग अलग स्थानों पर रहने और उनके परिवारों के बढ़ने के कारण वो एक आत्मीयता के अटूट बंधन में बन चुके थे और इन सब का चित्रण उन्होंने आत्मकथा के अपने इस खंड में बहुत बारीकी से और बहुत विस्तृत रूप में किया है। बच्चन जी एक सर्जक रहे हैं और मानसिक तनाव उनको जितना अधिक रहा उतनी ही उत्कृष्ट कृतियाँ उन्होंने अपने पाठकों को दी हैं। अपनी साहित्यिक रचनाओं, उनके सृजन की पृष्ठभूमि का उन्होंने अनेक बार स्थान स्थान पर वर्णन किया है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं के मूल में किस प्रकार से आर्थिक जो आवश्यकताएं थीं वो विवशता के रूप में उभर कर आईं और उन्हें निरंतर अपनी रचनाएं प्रकाशित करानी पड़ी। विदेश में रहकर भी उन्हें रचनाएं लिखकर भारत में भेजनी पड़ी जिससे उन्हें अर्थ का लाभ हो, इसकी भी बात उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में की है। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो आदि की जो उन्होंने अनुवाद किए, शेक्सपियर्स के अन्य कृतियों के अनुवाद किए, रूसी कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया और किस प्रकार से अनुवाद करते समय कौन कौन सी दिक्कतें उन्हें आईं, इसका भी उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में वर्णन किया है। इतना ही नहीं, वो कवि सम्मेलनों में के निरंतर गिरते हुए स्तर के प्रति उनका जो मनोभाव था, कितने वो शुद्ध रहे, इसका अंकन भी उन्होंने अपनी इस कृति में किया है। हास्य व्यंग और हुड़दंग के तुकबंदों ने सार्वजनिक कवि सम्मेलनों का वातावरण इतना बिगाड़ दिया है कि निकट भविष्य में शायद ही किसी उच्च कोटि की कविताओं का फोरम बन सके। ये कहकर उन्होंने निरंतर गिरते हुए स्तर पर अपनी चिंता व्यक्त की है। यदि हम देखें तो बच्चन जी ने अपनी इस आत्मकथा में भाषा की दृष्टि से बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया है। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के जो शब्द उन्हें अपने भावों के अनुकूल लगे, उनका उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। कहावतें और लोकोक्तियाँ उनकी कथा में इस प्रकार से गुंधे हुए हमें मिलते हैं कि उन्हें विलग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो नेपाल आदि में जो ईश्वर के अपने आप प्रकट होने की जो मान्यताएं हैं उसके प्रति भी अपना विरोध ज्ञापित करते हैं।
वो इस विषय में भी चिंता व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से नेपाल में कुमारी देवी के मंदिर में छोटी बच्चियों को, कुमारिकाओं को देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और इस प्रकार से उनका बचपन छीन लिया जाता है। अपनी दिवंगत पत्नी श्यामा जी के पुनर्जन्म के विषय में जिन महिलाओं ने उनको कपोल कल्पित घटनाएं सुनाई और ये कहा कि वो श्यामा जी हैं, उनके प्रति भी उनका अविश्वास हमें दिखाई देता है। प्रकृति के प्रति बच्चन जी का सहज आकर्षण था और उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में प्रकृति के सौंदर्य को भी स्थान स्थान पर व्यक्त किया है, चाहे वो दार्जिलिंग का सौंदर्य हो, चाहे उनके निवासों में जहाँ वो रहे वहाँ पर उनके बाग बगीचे में जो उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य जो उनको दिखा उसका उन्होंने वर्णन किया। ये सब हमें उनकी इस आत्मकथा में दिखाई देता है। भावाभिव्यक्ति के कारण ही उनके शिल्प में भी हमें बहुत अधिक वैविध्य दिखाई देता है। बच्चन जी की आत्मकथा को पढ़कर उनके पाठकों को बच्चन जी के समग्र व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उसको जानने का मौका मिलता है कि किस प्रकार से बच्चन जी ने बहुत अधिक आर्थिक विपन्नता को सहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया, अपनी कृतियों के माध्यम से साहित्य जगत में अपना एक स्थान बनाया और आज भी जो पाठक हैं वो उन्हें उनकी रचनाओं के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं और बच्चन जी को बच्चन जी बनाने में किन स्थितियों ने, किन वातावरण ने अपना योगदान दिया, इसको जानने के लिए पाठक बार बार उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है और पढ़ना चाहता है। धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का, जिस तरीके से उन्होंने आज एक बार फिर से बच्चन साहब पर व्याख्यान दी। उम्मीद करते हैं आप सभी को आनंद आया होगा और आप सभी ने सोचा होगा कि क्यों ना बच्चन की आत्मकथा को पढ़ा जाए। तो हम यही चाहते हैं कि लाइव लेक्चर्स के माध्यम से जो भी सामग्री हम आप सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं, इस सामग्री का आप फायदा उठाएं और आगे पढ़ें, अपनी रुचि बढ़ाएं और साथ ही साथ आप जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं अन्य स्रोतों से तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो मित्रों, यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपके पास हो, कोई भी सुझाव हो तो ईमेल द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in और जल्द ही इस लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। जितनी बार आप चाहें इन लेक्चर्स को देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमारे साथ साझा करें। तो इसी के साथ एक बार फिर से मैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का धन्यवाद देना चाहूँगी। आपके द्वारा दी गई पठन पाठन की सामग्री हम सभी के लिए अमूल्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।